ठीक है, वो दोनों इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में आते हैं। इसमें उसने स्पेसिफिकली बता दिया कि जो मिल गया है रिसीट बेसिस वो आपने इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में लेके जाना है, ठीक है। तो इसको अंडरलाइन कराने का मकसद ये था। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में क्या क्या चीजें आती हैं, इसको वन बाय वन देखते हैं जी। डिविडेंड, डिविडेंड को उसने कहा है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आता है, लेकिन वो डिविडेंड जो आपको फॉरेन सोर्स इनकम में आए। जो पाकिस्तान की कंपनी से आप डिविडेंड कमाएंगे वो अलहदा से सेपरेट ब्लॉक एफटीआर के अंदर फॉल करेगा, उसका ट्रीटमेंट ही अलहदा है। जो फॉरेन सोर्स इनकम से आप कमाएंगे, एफएसआई से, फॉरेन सोर्स इनकम से आप कमाएंगे डिविडेंड, बाहर की कंपनी ने जो आपको डिविडेंड दिया है वो आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा। इसके आगे स्पेसिफिकली करके लिख लें कि फॉरेन सोर्स डिविडेंड जो होगा दैट विल बी योर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। रॉयल्टी आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगी। रॉयल्टी का एक हल्की सी झलक हमने पढ़ी थी, कहाँ पे बोला, ऑथर्स वाला जब हम पढ़ रहे थे, ठीक है, कि अगर ऑथर्स को एक लमसम अमाउंट जब आती है अपनी बुक पब्लिश करने पे तो उन्हें रॉयल्टी की एक लमसम अमाउंट दी जाती है। बाकी टेक्स्ट के अंदर एक रॉयल्टी की जब हम डेफिनेशन हम सारी पढ़ेंगे उसमें रॉयल्टी की काफ़ी डिटेल्ड डेफिनेशन भी है। फिलहाल के लिए जो रॉयल्टी है दैट इज योर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। प्रॉफिट ऑन डेट, प्रॉफिट ऑन डेट क्या होता है, इंटरेस्ट, ठीक है। इंटरेस्ट जो आपने कमाना वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा, लेकिन इसी में आगे जाके हमने डिटेल में पढ़ना है कि कितना पोर्शन इसमें आएगा, कितना एफटीआर में आएगा। तो इसके ऊपर प्रॉपर एक सेक्शन है इसी चैप्टर के अंदर, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना याद रखना जरूरी है कि इंटरेस्ट कमाना जो है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा। एडिशनल पेमेंट ऑन डिलेड रिफंड अंडर एनी टैक्स लॉ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये क्या है जी, एक पर्सन था, उसने टैक्स जमा कराना था 10 मिलियन का, 10 मिलियन का, बल्कि उसने टैक्स जमा करवा दिया, ठीक है। 2007 टैक्स ईयर में उसने ₹10 मिलियन का टैक्स जमा करवा दिया। उसे 2008 में जाके पता चला कि यार मेरा टैक्स 10 मिलियन नहीं बनता था, ठीक है, मेरा टैक्स बनता था 8 मिलियन, सही है। तो 2 मिलियन मैंने क्या किया, एक्स्ट्रा जमा करा दिया। तो 2008 में जाके उसने उस 2 मिलियन का रीफंड क्लेम कर लिया टैक्स की अथॉरिटी से। 2008 में जाके उसने जो उसने एक्सेस जमा कराया था ना, ठीक है, उसमें उसने 2 मिलियन का जो एक्सेस था, इसमें मैं कर लेता हूं जो 2 मिलियन है दैट इज एक्सेस। ये मुख्तलिफ सिनेरियोज हो सकते हैं, मैं जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूं, दूसरी भी कोई आपको बना के सिनेरियो बता दूंगा। 2 मिलियन एक्सेस का उसने रिफंड क्लेम कर लिया टैक्स वालों से। अब टैक्स अथॉरिटीज या कोई भी लॉ जिसने उसको पैसे वापस करने थे, गवर्नमेंट से पैसे लेना तो ऐसे ही है जैसे दोस्त से पैसे लेना, ठीक है, ना कभी मिलने ना कुछ और। बहरहाल तो 2 मिलियन उसने कहा कि जी मुझे गवर्नमेंट की अथॉरिटीज पैसे दें। गवर्नमेंट ने कहा ठीक है। 2009 गुजर गया, 2010 गुजर गया, नहीं 2011 में जाके गवर्नमेंट ने कहा यार ठीक है, गवर्नमेंट बदली, इमरान खान की हुकूमत आई तो उन्होंने कहा ठीक है यार पैसे दे दो उन्हें वापस, सही है। 2011 में उसने उसे कहा कि भाई आप, थैंक यू, 2011 में जाके उन्होंने कहा कि ठीक है यार आपका हम 2 मिलियन वापस कर देते हैं जो आपके हमने पैसे देने थे, लेकिन चूंकि ये पैसे आपको 2008 में मिल जाने चाहिए थे, गवर्नमेंट ने लेट किया, तो हम आपको 2 मिलियन की जगह 2.5 मिलियन वापस कर रहे हैं। लेट पेमेंट दे रही है ना। उन्होंने कहा आपका प्रिंसिपल कितना वापस करना था, 2 मिलियन, लेकिन आप खुशकिस्मत हैं कि हम गवर्नमेंट वाले आपको 2 की जगह
2.5 मिलियन वापस कर रही है, ऊपर भी पैसे दे रहे हैं। तो लॉ कहता है, हाँ लॉ कहता है ये जो 0.5 मिलियन एक्सेस मिल रहा है ये उस बंदे की इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ये 0.5 क्या होगा? इनकम फ्रॉम, ये 0.5 इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है कि 2.2 मिलियन भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है? 0.5 एडिशनल अमाउंट एट द टाइम ऑफ रिफंड या पेमेंट ऑफ एनी टैक्स, जो एडिशनल अमाउंट होगी वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगी। इस बात का खास ख्याल रखना है, प्रिंसिपल को नहीं ले जाना। प्रिंसिपल क्या होगा? ओरिजिनल क्या है? आपने यहां पे रिसीवेबल डाल दिया होगा, ऐसे ही किया होना है ना, गवर्नमेंट से रिसीवेबल डाल दिया होगा। यहां पे आपने ओरिजिनल का क्या कर देना है? कैश आ गया, रिसीवेबल खत्म हो गया, ऐसे ही करेंगे ना। तो 2 से तो वो खत्म हो जाएगा, तो कैश तो 2.5 का आया है, तो जो ऊपर 0.5 है वो क्या आ जाएगा? अदर इनकम में आ जाएगा। तो वैसे ये टैक्स अगले साल एडजस्ट नहीं होता होगा? वो एडजस्टमेंट को भी छोड़े, अभी जो इस चीज के ऊपर फोकस करें। एडजस्टमेंट वाले केस में नहीं आना अभी, ये एडजस्ट नहीं हो रहा ना, ये उसका रिफंड है, उन्होंने नहीं एडजस्ट किया, ये रिफंड क्लेम कर लिया आपने, ठीक है। तो ये इसके साथ छोटी सी एग्जांपल बना लें, बुक के ऊपर ही बनाए तो ज्यादा बेहतर है। ये वाला तो सफा गुम जाना है आपका घर जाके, सेव रहेगा, फिर ढूंढते रहेंगे कि पता नहीं हमने कौन से सफे पे लिखा था जाके, है ये तो भर जाना है रजिस्टर आपका। बुक अपनी है तो उसको गंदा करें, बुक को साफ सुथरा रखे, क्या करना है बुक के ऊपर लिखे ताकि आपको याद रहे। रजिस्टर्स के ऊपर तो फिर आप ढूंढते रहेंगे। एडिशनल पेमेंट ऑन डीलेड रीफंड अंडर एनी टैक्स लॉ, किसी भी टैक्स लॉ के तहत जो आपको रीफंड मिलना था उसमें डिले कर दिया, और उस डिले की वजह से उस पे जो एडिशनल अमाउंट दी गई वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होगी, किसकी? जिसको ये पैसे मिले, ठीक है। जी क्लियर है, चलें आगे। ग्राउंड रेंट, कोई दिमाग की बत्ती रोशन नहीं? ग्राउंड रेंट पढ़ा हुआ है ना हमने, है ना? हमने किस सेंस में पढ़ा था? डिडक्शन के तौर पे। किसकी डिडक्शन थी? जिसने उसके ऊपर घर बनाया था। तो जिसको मिल रहा होगा उसके लिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में चला जाएगा, ठीक है। ग्राउंड रेंट, रेंट फ्रॉम दी सब लीज ऑफ लैंड और बिल्डिंग, ये याद है, ये पढ़ा था ना। अगर ओनर ने टीनेंट को किराए पे दी और टीनेंट ने आगे किराए दी, तो टीनेंट के लिए क्या हो जाएगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हो जाएगी। इनकम फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ अमेनिटीज, यूटिलिटीज और एनी अदर सर्विस कनेक्टेड विद द रेंटिंग ऑफ बिल्डिंग, ये भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। इनकम डीम्ड अंडर सेक्शन 111 अनएक्सप्लेन्ड सॉरी एसेट्स और इनकम, ये डीम्ड इनकम का कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे, उसके अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे कि डीम्ड इनकम क्या है। फिलहाल इनकम डीम्ड के तौर पे आप अंडर सेक्शन 111 के अंदर जो चीज़ आ रही है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगी, इसके ऊपर भी डिटेल पढ़नी। एनी एन्युटी और पेंशन, एन्युटी क्या होती है कुछ पता है? जो आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट स्पेसिफिक इंटरवल से मिलती रहे, ठीक है। 10,000 रुपया आपको हर महीने मिलता रहे, या हर साल मिलता रहे, या हर 2-2 साल बाद मिलता रहे, तो ये एन्युटी कहलाता है। और पेंशन उसी का ही नाम होता है, तकरीबन गवर्नमेंट पेंशन दे दे के थक गई है PIA के लोगों को, ठीक है, एंड में उसने कहा खत्म कर दो। तो पेंशन, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को जो पेंशन मिलती है
वो भी। अच्छा, एक और बात यहाँ पे क्लैरिटी करने की ज़रूरत है। हमने अभी तक इनकम फ्रॉम सैलरी नहीं ना पढ़ा आप लोगों ने। इनकम फ्रॉम सैलरी जो पेंशन होती है ना, ये पार्ट है इनकम फ्रॉम सैलरी का, ठीक है। अदर सोर्स में वो वाली पेंशन आती है जो एम्प्लॉयर के अलावा कहीं से मिल रही हो, जो एम्प्लॉयर के अलावा। तो इसके साथ ब्रैकेट में लिख लें पेंशन रिसीव्ड अदर देन एम्प्लॉयर। बताता हूँ, लिख तो ले यार, बता दूंगा। कई दफा ऐसा होता है कि बैंक्स की कुछ स्कीम आती हैं, बैंक ये कहता है, अभी भी चल भी रहा है, म्यूचुअल फंड्स वगैरह कहते हैं कि आप 55 साल या 60 साल की उम्र तक हमें हर महीने या हर साल इतना डिपॉजिट देते रहे, 60 साल के बाद हम आपको हर महीने इतने पैसे देते रहेंगे पेंशन के तौर पे या एन्युटी के तौर पे, ठीक है। तो उनका नाम उन्होंने पेंशन फंड्स रखा होता है या एन्युटी फंड रखा होता है। वो कहेंगे जी 60 अप टू दी एज ऑफ 60 और 65 आप हमें पैसे देते रहे, हम कहीं इन्वेस्ट करते रहेंगे। एट योर एज ऑफ 65 जब आप रिटायर होंगे तो अगले 10-15 साल तक जितना हमने उसमें कमाया होगा एक स्पेसिफिक अमाउंट हर महीने आपके अकाउंट में आती रहेगी, ठीक है। तो ये पेंशन फंड्स कहलाते हैं, सही है। तो ये अब आपको एम्प्लॉयर तो नहीं दे रहा, ठीक है, ये एम्प्लॉयर तो नहीं ना दे रहा। तो पेंशन आपको एम्प्लॉयर के अलावा मिले वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में है, और अगर आपको अपने एम्प्लॉयर से मिले तो वो किधर है, इनकम फ्रॉम सैलरी में। वो हमने बड़ी डिटेल में पढ़ना है इंशाल्लाह। इस तरह जैसे कि अगर किसी शख्स की पेंशन है, उसकी डेथ होने पे उसकी बीवी का नाम लग जाती है, उसके बच्चों का नाम लग जाती है। हाँ जी। तो अब इनके पास जो पेंशन आ रही है वो भी इनके एम्प्लॉयर से नहीं आ रही, इनका एम्प्लॉयर उनके शौहर का था या उनके मालिक का था। हाँ जी। तो ये भी इसी में आएगी यार। वो वाली जो पेंशन है वो अब एक तो वो पर्सन चेंज हो गया ना, ठीक है, उसके ऊपर जितनी भी टैक्सेशन है ना वो अकॉर्डिंगली उस सब्जेक्ट के है। मिसाल के तौर पे बेवा को जो पेंशन मिलती है, ठीक है, वो उसके ऊपर तो टैक्सेशन होती नहीं है क्योंकि वो पेंशन अब चलेगी, उसका बेचारी का कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। तो गवर्नमेंट ने वहाँ पे कुछ चीज़ों को रिलैक्स किया हुआ है उन चीज़ों पे जाके, ठीक है, कि अगर पर्सन की डेथ हो गई तो उसकी डेथ के बाद, और वैसे भी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मिलेगी वो वैसे भी एग्जाम्प्ट होती है, कुछ जगहों पे जाके किसी एक से मिलेगी वो भी एग्जाम्प्ट होती है। तो ये बड़े रूल्स हैं इसके। तो हमने अपने इस जब हम इनकम फ्रॉम सैलरी पढ़ेंगे उसमें आपके साथ वो सारे रूल्स पढ़ेंगे, ठीक है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को पेंशन मिल रही है वो वैसे ही टैक्सेबल नहीं है, अब वो उसको मिलती रहे, उसके मरने के बाद उसे किसी बच्चे को मिलती रहे, वैसे ही टैक्स नहीं लगेगा उसको, ठीक है। तो वो फिर उसके साथ साथ हम चीज़ें पढ़ते रहेंगे साथ में। फिलहाल ये जो पेंशन है, ये पेंशन वो पेंशन है जो आपको एम्प्लॉयर से नहीं मिल रही, ठीक है। ये आपको किसी फंड्स वगैरह में आप इन्वेस्ट कर रहे तो वहाँ से मिल रही थी, तो उधर से आ रही थी, तो ये आपकी जो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगी। अगर वो बेवा वाले केस में जाएगी तो वो फिर फ़र्क हो जाएगा, स्नैरियो ही फ़र्क है। ये वो उसी पर्सन की बात कर रहा हूँ मैं अभी, इंडिविजुअल। एनी प्राइज बॉन्ड और विनिंग फ्रॉम अ रेफरल, लॉटरी प्राइज ऑन विनिंग अ क्विज, क्रॉसवर्ड पजल। आप की लॉटरी निकल आई, ठीक है, निकली है कभी आज तक किसी की, ठीक है, प्राइज बॉन्ड निकल आया, ठीक है, तो आपकी निकली है लॉटरी, क्या हुआ, अच्छा ठीक है। तो ये कोई प्राइज बॉन्ड निकल आया, कोई विनिंग आप लोगों ने कोई लॉटरी जीत ली, तो ये सारा आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। और इसके ऊपर जो टैक्स लगता है वो 15% और 20% पड़ेगा। ये टैक्सेशन की डिटेल में आपको बाद में बताऊंगा, फिलहाल डेफिनेशन को समझें कि जो प्राइज बॉन्ड होगा, कोई लॉटरी जीत ली, वो आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगी। अगला जो पॉइंट है दैट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, एनी अदर अमाउंट रिसीव्ड एज ए कंसिडरेशन फॉर द प्रोविजन, यूज और एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग फ्रॉम द ग्रांट ऑफ अ राइट टू एक्सप्लोर फॉर और एक्सप्लॉयट नेचुरल रिसोर्सेज। आपका कोई प्रॉपर्टी थी, ठीक है, कोई प्लॉट वगैरह था किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज थे। मिसाल के तौर पे कहते हैं जी बलूचिस्तान पाकिस्तान के अंदर ख़जाना ही ख़जाना है, उधर कान खोलेंगे नीचे से सोना निकल आएगा, आज तक तो निकला नहीं है, ठीक है, लेकिन सुनने पे तो बहुत है।
तो कहते हैं जी आपका बलूचिस्तान में फर्ज करें वहाँ पे प्लॉट था। अब क्या हुआ कि गवर्नमेंट अथॉरिटीज आई, उन्होंने आपसे इजाज़त मांगी, सही है। उन्होंने कहा कि आपका, हमारी रिसर्च कहती है कि इसी प्लॉट के नीचे सोना है, नेचुरल रिसोर्सेज है नहीं बलूचिस्तान में था कि जी इसी के नीचे नेचुरल रिसोर्सेज है और हमने आपके इस प्लॉट को एक्सप्लॉइट करना है, ठीक है, इसको हमने यूज करना है और इसको हमने एक्सप्लोर करना है। अब आप बताएं, हम आपको इसका महाना लाख रुपया दे देंगे, 20,000 दे देंगे, 50,000 दे देंगे, 2 लाख रुपया देंगे, उस पर्सन को ये जो महाना आमदनी आएगी वो उसके लिए क्या बन जाएगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ठीक है। तो नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट या उसको एक्सप्लोर करने के लिए आप उस पर्सन को जो पैसे दे रहे होंगे वो उसका क्या आ जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसके अंदर बनेगा द फेयर मार्केट वैल्यू। अच्छा, ऊपर जो 12 नंबर पॉइंट है इसमें वो बात कर रहा है अमाउंट की, रुपीस की, कोई पैसे दे दिए, ठीक है, यार आपको लाख रुपया दे रहे हैं हर महीने का, आगे प्लॉट को हम डिक डाउन कर रहे हैं, उसमें नेचुरल रिसोर्सेज निकाल रहे हैं। नीचे जो बात कर रहा है वो बात सेम है, लेकिन बात कर रहा है द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट वेदर कन्वर्टेबल टू मनी और नॉट received in connection with the provision, use or exploitation of the property। कभी कभार ये होता है कि जो गवर्नमेंट की अथॉरिटीज हैं वो उस पर्सन को ये कह देती हैं कि हम आपको पैसे देंगे। सम ऑफ द टाइम्स वो ये करते हैं कि यार जो भी नेचुरल रिसोर्स निकलेगा वो नेचुरल रिसोर्स आपको इन काइंड दे देंगे, ठीक है, उसका कोई स्पेसिफिक परसेंटेज 10%, 20%, ठीक है। अगर आपका जो है 10 तोले सोना निकल आया है तो उसका 10% आपको दे देंगे। अगर आपके हमारे रिजर्व्स निकल आए हैं जनाब, ऑयल के तेल निकल आया है तो उसके इतने बैरल्स आपको दे देंगे। तो वो जो प्रोडक्ट देंगे उसकी फेयर मार्केट वैल्यू उस बंदे की क्या बन जाएगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ठीक है। अगर कैश देंगे तो वो कैश, अगर इन काइंड देंगे, जो भी चीज एक्सप्लॉइट होगी तो उस इन काइंड की हम क्या आइडेंटिफाई करेंगे? फेयर मार्केट, और वो फेयर मार्केट वैल्यू उस पर्सन की क्या बन जाएगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ठीक है। क्लियर है ये दोनों पॉइंट्स? अब चेक करें इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में क्या कुछ आ रहा है। उसने हर चीज ही कवर कर दी है, बंदा बच के ना जाए, टैक्स इनके ऊपर लगे ही लगे। चलें आगे। एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय अ पर्सन, ये वाला कॉन्सेप्ट भी बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट है और ये आईकैप का पसंदीदा कॉन्सेप्ट है जो मैं अब आपको बताने लगा हूं। ये थोड़ा बहुत मिलता है उस कॉन्सेप्ट से जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसको मैं पहले यहां पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। मिस्टर ए है, एक पर्सन है ए, एक पर्सन है बी। बी ने, फोकस करिएगा जरा, बी ने बहुत वासियां आ रही हैं, चौथी पांचवी वासी है मेरे ख्याल से, ऐसे ही है? हाँ देखें, मुझे आने लगे देख देख के, मैं अब यही सोच रहा हूँ जाके मैंने सोना है। अच्छा, बी ने ए को कुछ पैसे हैं हफ्ता आप लोगों का कैंसिल नहीं होना, पढ़ना ही पढ़ना है उन्हें। अच्छा, बी ने ए को पैसे दिए, बी ने ए को पैसे किए एक प्रॉपर्टी का कब्जा छोड़ने में, प्रॉपर्टी का कब्जा छोड़ने में, ठीक है। एक प्रॉपर्टी थी, ये घर था, ठीक है। इस घर का को वेकेट करने के लिए, इसका कब्जा छोड़ने के लिए बी ने ए को 5 लाख रुपया दिया। ये नहीं पूछना अभी, जस्ट फोकस करना है मैं क्या पढ़ा रहा हूं, ठीक है। अभी मैं बता दूंगा उसको भी। फिलहाल एक प्रॉपर्टी है, इसको वेकेट, इसके पोजेशन को वेकेट करने के लिए, पोजेशन को वेकेट करना क्या मतलब हुआ? कब्जा छोड़ने के लिए, ठीक है। पोजेशन को वेकेट करने के लिए बी ने ए को 5 लाख रुपया दिया,
अब ए के पास 5 लाख रुपया आया तो ये इसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। ठीक है, कैसे जाएगा? इसको हम डिवाइड कर देंगे, वही वाला तरीका जो नॉन एडजस्टेबल एडवांस में पड़ा था, जिस साल मिला वो और अगले 9 साल यानी कि 10 साल में। ठीक है, अच्छा और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करें, ए कहेगा कि यही प्रॉपर्टी का कब्जा छुड़ाने के लिए हो सकता है ए ने सी को भी एक टाइम पे 3 लाख रुपया दिया हो। समझ लगी? बी ने ए को इस प्रॉपर्टी का कब्जा छुड़ाने के लिए कितने पैसे दिए? 5 लाख। और क्वेश्चन में वो आपको बता दे कि इसी प्रॉपर्टी का कब्जा छुड़ाने के लिए ए ने सी को 3 लाख रुपया दिया था, और आपसे पूछ ले कि टैक्सेबिलिटी बताएं ए की, तो हम क्या करेंगे कि 5 लाख उसे मिला, उसने पहले किसको दिया था? सी को। कितना दिया था? 3 लाख। 3 लाख माइनस करके डिवाइड बाय 10, यानी कि 2 लाख 10, 20,000 हर साल उसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में डाल देंगे। ठीक है, समझ नहीं बराबर। क्यों नहीं समझ? सिंपल सी बात है। अभी इतना डिटेल में भी जाएंगे, पहले बताएं कॉन्सेप्ट समझ लग गया, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में समझ लग गया क्या करना है। ठीक है, अब इसकी थ्योरी को पढ़े जरा, 1 मिनट इसकी थ्योरी को पढ़ ले जरा। ये ठहरिएगा, ये पॉइंट नंबर कौन सा था? 14। हाँ, इसको जरा फोकस करिएगा इस पॉइंट को। एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय अ पर्सन एज ए कंसीडरेशन फॉर वेकेटिंग द पोजेशन ऑफ अ बिल्डिंग। ये देखें, बिल्डिंग की पोजेशन को वेकेट करने के लिए इसको कोई अमाउंट मिली, ठीक है, रिड्यूस्ड, उस अमाउंट को रिड्यूस कर देंगे किससे? बाय एनी अमाउंट पेड बाय द पर्सन टू एक्वायर द पोजेशन ऑफ सच बिल्डिंग। इस 5 लाख को रिड्यूस कर देंगे किससे? उस अमाउंट से जो इसने पे की थी इसका पोजेशन एक्वायर करने के लिए, हासिल करने के लिए, यानी कि 3 लाख जो मिला उसमें से लेस कर देंगे जो दिया था इसी बिल्डिंग का पोजेशन एक्वायर करने के लिए। क्या करेंगे? क्या उसको? दिस इनकम शैल बी टैक्सेबल इन 10 ईयर फ्रॉम द ईयर ऑफ रिसीट इन इक्वल प्रोपोर्शन। सही है? अब इसमें इस ट्रीटमेंट तकरीबन सेम है, लेकिन इसके अंदर और जो हमने नॉन एडजस्टेबल एडवांस पढ़ा था इसमें फर्क क्या है? क्वेश्चन में वो वेकेटिंग दी पोजेशन का वर्ड यूज करेगा। जब भी वो प्रॉपर्टी की वेकेटिंग दी पोजेशन का वर्ड यूज करेगा तो हमने क्या कहना है? वो क्या? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। एंड व्हेनेवर ही विल यूज नॉन एडजस्टेबल एडवांस तो वो फिर हमने क्या यूज करना है? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। तो इसका जो समझना है इस बात को वो ये है, वेकेटिंग दी पोजेशन। ठीक है, इसको जो पैसे मिले, इस प्रॉपर्टी को, ए को जो पैसे मिले इस प्रॉपर्टी को वेकेट करने के लिए, इस अमाउंट को रिड्यूस कर दिया, ए को सेम प्रॉपर्टी को पोजेशन हासिल करने के लिए जो इसने पैसे दिए उसे रिड्यूस कर दिया, बाकी को तकसीम 10 कर दिया। ठीक है, इसको आप बेशक लिख लें कि ए ने यहां पे रिसीव्ड किए और यही पोजेशन लेने के लिए इसने पे किया है, तो डिवाइड बाय 10 करके हर साल 20,000 हर साल इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ए की इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ऐड कर देंगे। समझ लगी? पक्की बात है? ठीक है, इसमें कोई पॉइंट अगर आप लोगों का नहीं भी समझ आया तो परेशान नहीं होना, हमने इसकी रिपीटेड प्रैक्टिस करनी है तो ये इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएंगे पॉइंट सारे। तो अगर कुछ रह भी गया है, कुछ नहीं भी समझ आया तो परेशान नहीं होना।